तो यार आज की वीडियो होने वाली है वन पंच मैन पे, जिसके रिसेंट चैप्टर में फाइनली हमें ब्लास्ट और एम्प्टी वर्ड की फाइट शो करी गई है। काफी चैप्टर से हमें फालतू की चीजें दिखाई जा रही थी, मतलब ज्यादा कुछ हो नहीं रहा था, इसलिए मैंने रिसेंट चैप्टर से पहले वाला चैप्टर कवर भी नहीं किया था। अब क्योंकि मजा आने वाला है वन पंच मैन मांगा पे, तो मैं आगे से हर चैप्टर को कवर करूंगा। आज इस वीडियो में मैं उन दोनों चैप्टर्स को कवर करने वाला हूँ, जिसमें कि नियो हीरोज के डार्क सीक्रेट्स के बारे में पता चलता है, नियो हीरोज किसने शुरू किया उस बंदे के बारे में पता चलता है, और ब्लास्ट कितना ज्यादा पावरफुल है ये हमें पता चलता है। एंड इसी के साथ साथ सैटामा कहाँ पर है और उसकी कब एंट्री होगी ये चीज भी मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो इफ यू इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। तो चैप्टर की शुरुआत होती है इन दोनों सिक्योरिटी एजेंट से, जो कि इन दोनों निकम्मों से इस रूम से बाहर निकलने को बोलते हैं, क्योंकि इन दोनों में से कोई भी नियो लीडर नहीं और ना ही बनने के लायक था। और ये दोनों बिना अपोज किए वहां से चुपचाप बाहर भी निकलने लगते हैं। अब इन दोनों के चुपचाप बाहर निकलने का रीजन अलग अलग था, जिसमें से कि सबसे पहले तो ये बंदा जो कि एक टाइप का बॉक्सर था, डार्कशाइन को पंच करने के बाद अपना हाथ तोड़वा चुका था, इसलिए ये अपोज नहीं कर पाता है। लेकिन दूसरी तरफ ये बंदा जो कि सम काइंड ऑफ साइबॉर्ग था, यानी आधा मशीन आधा इंसान था, एंड बॉडी मॉडिफिकेशन की हेल्प से अपनी स्ट्रेंथ काफी हद तक इंक्रीज करी थी इसने। ये बहुत ज्यादा टेंशन में था, पसीने छोड़ रहा था लिटरली, और चुपचाप वहां से निकल रहा था, जबकि इसे कोई भी हार्म नहीं पहुंचाता और अपोज कर सकता था, लेकिन करता नहीं है। एंड इस पे ये बॉक्सर जिसे सिचुएशन का जरा सा भी अंदाजा नहीं था, चिल्लाते हुए बोल रहा होता इससे, तुम करना क्या चाहते हो, वहां पे गए तुमने थोड़ी बहुत फाइट की, अब चुपचाप वहां से निकाल लो। जिसपे ये बंदा लिटरली कुछ भी नहीं बोलता, सिर्फ इसके एक्सप्रेशन देख के ये बॉक्सर चुप हो जाता है, क्योंकि वो समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। और गड़बड़ पता है क्या थी? इन दोनों सिक्योरिटी एजेंट्स का जो मॉडिफिकेशन परसेंट है वो 95% एंड 94% है, जबकि हमें इसी बंदे के थ्रू पता चला था कि बॉडी मॉडिफिकेशन ज्यादा करना बहुत ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई भी बंदा कंट्रोल खो देता अपनी बॉडी पे, यानी कॉन्शियसनेस चली जाती है, किलिंग मशीन बन जाता है। अब इस चीज को तुम ढंग से समझ पा रहे होगे अगर तुमने साइबरपंक एनीमे देखा है। लेकिन वहीं इन सिक्योरिटी एजेंट्स का बॉडी मॉडिफिकेशन इतना ज्यादा परसेंटेज पे है, एंड ऑब्वियसली इतना ज्यादा परसेंट है और अपने होश में है ये, तो काफी ज्यादा पावरफुल भी होंगे। और यही चीज सोच सोच के ये घबरा रहा था और चुपचाप वहां से निकल आया था। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें वापस उसी रूम में लाया जाता है जहां पर कि नियो लीडर्स थे। एंड तभी हम देखते हैं इस नियो हीरो को अचानक से जमीन पे गिरते हुए, और पूछने पे ये बताती है कि कुछ नहीं, बस एक स्मॉल हेडेक है, क्योंकि मॉडिफिकेशन के दौरान मेरा ब्रेन जो है मेन सर्वर से कनेक्ट करा जा चुका है, एंड लेटली उसे महसूस होता है कि कोई उन सर्वर्स में झांकने की और घुसने की कोशिश कर रहा है। और ये चीज सुन के चाइल्ड एम्परर आई मीन वाइल्ड एम्परर शॉक्ड। और भाई साहब इसके बाद जो आर्ट दिखाता है ना मुराटा, टू बी ऑनेस्ट इससे ज्यादा तगड़े तरीके से ब्यूटी और क्रीपीनेस एक साथ दिखाना आई डोंट थिंक कोई भी कर सकता है यार वर्ल्ड में। कोई भी मांगा का ऐसा नहीं कर सकता। इतनी सारी मांगा मैंने पढ़ ली अभी तक, मुझे नहीं लगता कोई कर पाएगा। खैर इससे पहले कि वाइल्ड एम्परर फंसता, सूर्य आ जाता है, इस नियो लीडर को गोद में उठा लेता है और तुरंत ही डॉक्टर कहाँ है पूछने लगता है, और बिना किसी की सुने कमरे से बाहर निकल के दौड़ के ढूंढने लगता है डॉक्टर को। और वहीं ये नियो हीरो चिल्ला रही होती कि उसे नीचे रखे, इतनी भी बड़ी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा बहुत चक्कर ही आया था, मुझे हेडेक है बस। लेकिन सूर्य मानता ही नहीं है, ये बोलते हुए नहीं तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर काफी ज्यादा है, तुम्हें जरूर बुखार आया है। जिसपे वाइल्ड एम्परर भी लाइक चलो भैया 12 बजे। इतने में सूर्य वापस आता है, क्योंकि उसे कोई भी क्लिनिक या इन्फर्मरी नहीं मिला, और सूर्य की ऐसी हरकतें देख के ये सारे लोग समझ जाते हैं कि एटलीस्ट ये बुरा बंदा तो नहीं है। जिसपे ये लड़की सूर्य के सिर पे बाहर खड़ते हुए बोलती है, अरे ये बॉडी टेम्परेचर मेरे लिए नॉर्मल है। और ऐसे इन सब लोगों के बीच में बहस हो रही होती है, बजट फैल रही होती है, जिसके बीच ये बंदा बोलता है, सही में यार ये सारे बंच ऑफ वियर्डोस हैं। और इसी चीज पे पीछे से ये बंदा ऐसे घूर रहा होता है, क्योंकि सबसे बड़ा वियर्ड होता है ये कुत्ता। खैर इसके बाद मेटल बैट को इंट्रोड्यूस करा जाता है, और इसी के बाद इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा टकरार होती है, क्योंकि मेटल बैट को इंट्रोड्यूस करते समय ये बताया जाता है कि ये बंदा एक ऐसा हीरो बनना चाहता है जिसपे कि उसकी बहन को प्राउड हो। और इस चीज पे ये बंदा हंसने लग गया था, मजाक में लेने लग गया था। खैर इसके बाद हमें लास्ट में इंट्रोड्यूस करा जाता है वो बंदा जिसने नियो हीरोज वाला आइडिया इंट्रोड्यूस किया था, यानी पहला नियो लीडर, जो कि हीरो एसोसिएशन के हीरो से काफी ज्यादा निराश था कि वो ढंग से अपनी जॉब नहीं करते एज अ हीरो, इसलिए उसने नियो हीरोज की शुरुआत की। अब ऑब्वियसली ये एक बच्चा था, तो नियो लीडर्स में सबसे ऊपर कैसे हो सकता है, यही चीज सोच रहे होगे तुम, जिसका जवाब हमें इस बंदे से पता चलता है। क्योंकि जब उसने नियो हीरोज ज्वाइन किया और उसे पता चला कि सिर्फ 10 साल का बच्चा नियो लीडर बनने वाला है, यानी उसकी बराबरी पे आने वाला है,
तो सबसे पहले ऑब्वियसली उसे शक हुआ, लेकिन उसके बाद जब उसने ये चीज सुनी कि 16 साल का लड़का उन सबको लीड करने वाला है, यानी कंट्रोल करने वाला है कि क्या करने वाले हैं वो आगे किसी भी तरीके के मिशन या फिर किसी भी तरीके का काम, तो और भी ज्यादा शक होने लग जाता है ऐसे न्यू हीरोज पे कि चल क्या रहा है भैया, बच्चों का कोई खेल चल रहा है क्या यहाँ पे कि बच्चे इंट्रोड्यूस करे जा रहे हैं, ज्वाइन करे जा रहे हैं। लेकिन जल्दी ही उसे समझ में आता है कि 10 साल वाला बंदा तो एस क्लास हीरो है, हीरो एसोसिएशन में था, चाइल्ड एम्परर, और जो 16 साल वाला बंदा है वो भी कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं है, वो भी एक स्पेशल पर्सन है क्योंकि वो ब्लास्ट का सन है। और इसके तुरंत ही बाद हमें ब्लास्ट दिखाया जाता है एम्प्टी वर्ल्ड पे एक तगड़ा मुक्का पेलते हुए, और ये वही मुक्का था ग्रेविटी निकल जिसका कि यूज ब्लास्ट ने कॉस्मिक गारो के अगेंस्ट में किया था। अब इस पंच का असर कॉस्मिक गारो पे भी नहीं हुआ था और इस पे भी नहीं होता है, हाँ थोड़ा बहुत डैमेज पहुंचता है, लेकिन उस डैमेज को एम्प्टी वर्ल्ड टैकल कर लेता है और तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड्स के साथ ब्लास्ट को 2 हिस्सों में बांटने की कोशिश करता है। I mean 3 हिस्सों में, क्योंकि 2 स्वॉर्ड्स यूज करी थी ना। लेकिन ब्लास्ट आसानी से उस अटैक को डॉज करते हुए एम्प्टी वर्ल्ड के हाथों को रेस्ट्रेन करते हुए ये बोलता है आई वेटेड 15 years यू नो, एंड इफ यू आर वंडरिंग किस चीज के लिए, तो इसी मूवमेंट के लिए कि ब्लास्ट बिना एम्प्टी वर्ल्ड को मारे उसको कैसे रेस्ट्रेन कर सकता है, यानी भागने से या फिर हार्म पहुंचाने से रोक सकता है। और ये चीज हम साफ देख सकते हैं, एम्प्टी वर्ल्ड काफी ज्यादा शॉक था ब्लास्ट की इस एबिलिटी से, और जब ब्लास्ट अपनी इस टेक्निक को या फिर बोलू एबिलिटी को यूज करता है तो वो कुछ भी नहीं कर पाता जमीन पे पेले जाने के अलावा। और एम्प्टी वर्ल्ड ना सिर्फ अपने हाथों को हिला पा रहा था बल्कि अपनी उंगली तक नहीं हिला पा रहा था। और इसी चीज को एक्सप्लेन करते हुए ब्लास्ट बोलता है कि मुझे पता है तुम्हें दूसरे डायमेंशन में भागने के लिए सम काइंड ऑफ सील का यूज करना पड़ता है, जिसके लिए तुम्हें हैंड साइंस बनाने पड़ते हैं, लेकिन अब तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। अब ब्लास्ट का ऐसा कारनामा देख के वहां पे प्रेजेंट फ्लैशी फ्लैश और सोनिक दोनों काफी सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था ब्लास्ट काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एम्प्टी वर्ल्ड के कंपैरिजन में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकलेगा ना उन्हें ना हमें, किसी को भी नहीं पता था भाई। इसके बाद भी एम्प्टी वर्ल्ड हार नहीं मानता, क्योंकि उसके हाथ भले ही बंधे हुए हो लेकिन मुंह तो खुला हुआ था। अपने मुंह के थ्रू सम काइंड ऑफ स्पेल का यूज करता है जो कि था द लाइट ऑफ डिवाइन पावर, जिसकी वजह से ब्लास्ट पे चारों तरफ से वही लाइट का अटैक होता है जो कि होमलेस एम्परर करा करता था। लेकिन ब्लास्ट उन सारे अटैक से बड़ी आसानी से बच जाता है, जैसे कि उसे पहले से पता था इस अटैक के बारे में, और बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत ही एम्प्टी वर्ल्ड का मुंह भी बंद कर देता है। और इसके बाद जैसे ही ब्लास्ट एम्प्टी वर्ल्ड को हेडक्वार्टर से ले आने वाला था, वही हीरो एसोसिएशन का हेडक्वार्टर, सो डैट वो गॉड की लोकेशन निकलवा सके इससे, लेकिन इतने में ही एम्प्टी वर्ल्ड पे अटैक हो जाता है जिससे ब्लास्ट एम्प्टी वर्ल्ड को बचाता है। और ये अटैक किया था सोनिक ने, जिसपे ब्लास्ट बोलता है कि भैया इंटरफेयर मत करो, हम दोनों कुछ बातें कर रहे हैं ना, जिसपे सोनिक भी बोलता है तुम इसे जिंदा क्यों रखना चाहते हो, अभी खत्म कर दो उसे। इससे पहले कि ब्लास्ट बता पाता सोनिक को कि क्यों वो जिंदा रखना चाहता, एम्प्टी वर्ल्ड ब्लास्ट के उन सारे रेस्ट्रेंट्स को एब्जॉर्ब करने लग जाता है, और इस चीज से तो ब्लास्ट भी शॉक हो जाता है क्योंकि उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। कॉस्मिक गारो की कॉस्मिक रेडिएशन एब्जॉर्ब करने के बाद एम्प्टी वर्ल्ड भी काफी ज्यादा इंप्रूव हो गया, और इससे पहले कि ब्लास्ट फिर से रेस्ट्रेन कर पाता है एम्प्टी वर्ल्ड को, एम्प्टी वर्ल्ड तुरंत ही हैंड साइंस का यूज करके वहां से भाग लेता है। सही में यार ये बंदा विलन की तो पता नहीं, लेकिन भगोड़ा सबसे बड़ा है। वो इन सारे डायमेंशंस के किसी बीच डायमेंशन में पहुंच के इन सबको देख सकता था और वहीं से इन पे अटैक करता है, वही अपना डायमेंशनल स्लैश। और ये अटैक इतनी डिटेलिंग के साथ दिखाया जाता है ना कि तुम ऊपर कटते हुए बादलों को भी देख सकते हो, एंड दैट्स हाउ ये चैप्टर एंड होता है। अब यार मुझे तो लगा था सैटामा को भी एंड में दिखाई देंगे, लेकिन जहां तक मुझे याद है वेब कॉमिक में सैटामा सिर्फ एक पंच के थ्रू इसको हरा देता है एम्प्टी वर्ल्ड को। और तुम्हें तो पता ही है जो टेलीपोर्ट करने वाले पोर्टल्स हैं वो सैटामा के आगे कुछ ही नहीं है, बंदा लिटरली लात मारता है उन पोर्टल्स को। तो आई डोंट थिंक जैसे ब्लास्ट से बच के भागा है एम्प्टी वर्ल्ड, सैटामा से बच के भाग पाएगा। बस सवाल ये उठता है कि एम्प्टी वर्ल्ड वापस एंट्री कब लेगा, और अगले चैप्टर से हमें ये एम्प्टी वर्ल्ड वाला सीन दिखाया भी जाएगा या फिर से वही न्यू हीरोज पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसका आंसर तो उन्हीं को पता है जिन्होंने वेब कॉमिक कंप्लीटली पढ़ी है, तो कमेंट्स बता देना तुम सब एक स्पॉइलर वार्निंग के साथ। बाकी जिन लोगों को लगता है कि अगले चैप्टर से काफी ज्यादा मजा आने वाला है इस मांगा में, तो लेट्स गो लिख दो यार कमेंट में। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।